डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 76। कहानी अब तक। शाम का वक्त। हीर शिवी के रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। शिवी कबर्ड में अपने कपड़े अरेंज कर रही थी। शिवी ने कबर्ड बंद करते हुए हीर से कहा, हीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हीर, जो अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी, उसने अपना फोन बंद कर साइड में रखा और शिवी की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बोलो ना, क्या बात करनी थी। तो शिवी आकर हीर के बगल में ही बैठ गई और फिर कुछ सोचकर बोली, देखो हीर, हम सब जानते हैं तुम्हारी शादी अंश के साथ किस हालात में हुई है, लेकिन ये भी सच है कि अब तुम अंश जी की पत्नी हो। देखो, मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और तुम्हारी दोस्त भी हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अब आगे। हीर ध्यान से शिवी की बात सुन रही थी। शिवी ने आगे कहा, देखो हीर, अब तुम मानो या ना मानो, पर रिश्ता तो है ना, और बेहतर होगा कि तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करो और इस रिश्ते को एक मौका दो। शिवी की बात सुनकर हीर ने कुछ सोचकर कहा, पर शिवी, तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, पर मैं इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाऊं, जबकि मुझे तो इनसे बहुत डर लगता है। मुझे कभी कभी तो इसका समझ ही नहीं आता है कि आखिर यह चाहते क्या है। शिवी ने हंसते हुए कहा, तुम समझने की कोशिश तो करो हीर, फिर धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अंश जी उतने भी बुरे नहीं है जितना तुम उन्हें समझती हो। हीर ने कहा, क्या बात है, आज जैसे देखो सभी अंश की तरफदारी ही किए जा रहे हैं। तो शिवी ने पूछा, और कितने तरफदारी की हीर? हीर बोली, शिवांश भाई ने, वह भी मुझसे यही कह रहे थे कि मुझे अंश का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। हीर की बात सुनकर शिवी की फेस पर स्माइल आ गई, जो हीर से छिपी ना रह सकी। हीर ने शिवी से पूछा, शिवी, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना था, क्या शिवांश भाई के साथ तुम्हारा रिलेशन सही हो गया? शिवी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, काफी हद तक, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है। हीर ने पूछा, डाउट किस बात का? तो शिवी ने कहा, पता नहीं क्यों, अभी तक इन्होंने मेरे सामने इस बात को पूरी तरह से कन्विंस नहीं किया है कि ये मुझसे प्यार करने लगे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे ये जरूर कहा है कि ये पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो इन्होंने तानिया दी से अपने रिश्ते खत्म होने की बात भी तो नहीं की ना। हीर ने शिवी का हाथ पकड़ा और कहा, जब भाई ने ये कहा है कि अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं, तो फिर तुम्हें डर क्यों लग रहा है? ये तो खुशी की बात है ना शिवी, और उन्होंने अपना प्यार कन्विंस नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि तुमसे प्यार नहीं है। और देख लेना, एक दिन भाई तुम्हारे सामने अपना प्यार भी कबूल करेंगे, ऐसा मेरा दिल कहता है। हीर की बात सुनकर शिवी मन ही मन बोली, ये सब इतना आसान नहीं है हीर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तानिया दी के साथ इनका रिश्ता कैसा रहा है, और तानिया दी इतनी आसानी से शिवांश को मेरा नहीं होने देंगी, क्योंकि उनका असली चेहरा मैं जानती हूँ और कोई नहीं। हीर ने शिवी को जब अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देखा तो उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए कहा, शिवी, कहाँ खो गई? शिवी अपने ख्यालों से बाहर आए और उसने हीर की तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं हीर। अच्छा, अब तुम अंश जी से डरना भी बंद करो, अब सारी जिंदगी क्या उनसे ऐसे ही डर डर कर रहोगी क्या? हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नहीं डरती इनसे, वो तो बस कभी कभी जब ये शैतान के अवतार में आ जाते हैं ना, तब थोड़ा सा डर लगता है। शिवी ने हंसते हुए कहा, ये तो सही कहा, क्योंकि इस मामले में दोनों भाई एक जैसे हैं। कुछ देर बाद हीर शिवी के रूम से बाहर आए। उसके दिमाग में अभी भी शिवांश और शिवी बातें ही गूंज रही थी। वो अपने ख्यालों में इतनी डूबी हुई थी कि सामने से आ रहे शख्स की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। वही सामने से आ रहे अंश का ध्यान भी अपने फोन की तरफ था। वो एक हाथ पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ में पकड़े हुए अपने फोन को देखते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक ही हीर का सिर अंश के मजबूत सीने से टकरा गया, जिस वजह से हीर खुद को संभाल नहीं पाए, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरती अंश की मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया। हीर ने अपना एक हाथ अपने सिर पर रखा हुआ था, जिससे वो अपने सिर को सहला रही थी, लेकिन गिरने के डर से उसने अंश के कोट को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और वो हैरानी से अंश को देख रही थी। अंश का एक हाथ शिवी के सिर के नीचे था तो दूसरा उसकी कमर पर। वही शिवी कुछ पल के लिए तो अंश की आंखों में देखते ही रह गई। तभी अंश की आवाज हीर के कानों में आई, क्या बात है वाइफी, आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही इंटेंस नजरों से देखा जा रहा है, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया है मुझ पर? अंश की बात सुनकर हीर एकदम से हड़बड़ा गई और जल्दी से अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं वो, मैं तो बस ऐसे ही। इससे आगे हीर कुछ बोल ही नहीं पाए और उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। अंश ने उसे सीधा खड़ा किया
फिर अपने हाथ बांधते हुए बोला, मुझसे क्या छुपा रही हो हीर। अंश की बात पर हीर ने चौंकते हुए अंश की तरफ देखा। उसे लगा कि अंश उस पर पहले की तरह ही शक कर रहा है, इसलिए उसने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, नहीं सच्ची में इस बार आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, यकीन कीजिए, मेरा कसम खाकर कहती हूँ। हीर ने बड़ी मासूमियत से अपने गले पर पिंच करते हुए कहा। हीर की ऐसी हड़बड़ाहट देखकर अंश को मन ही मन हंसी भी आ रही थी। फिर उसने हीर की कमर पकड़ उसे अपने करीब किया और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारे दिल की बात कर रहा हूँ हीर, और तुम्हारे दिल में उमड़ रहे जज्बातों की। हीर कन्फ्यूजन से बोली, मेरे दिल के जज्बात? अंश ने पहले हीर को सीधा खड़ा किया और फिर स्माइल करते हुए कहा, हाँ वही जो कुछ देर पहले मुझे तुम्हारी आंखों में नजर आए, मैं उन्हीं जज्बातों की बात कर रहा हूँ। हीर को अभी भी अंश की बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने बड़े ही भोलेपन से कहा, मुझे नहीं आती ऐसी बातें समझ, आप सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर सकते। अंश ने झटके से हीर को अपनी गोद में उठा लिया। गिरने की डर से हीर ने भी अंश के गले में अपनी बाहें डाली और कहा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। अंश ने अपने कदम वापस अपने रूम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हमारे रूम में मेरी जान, वैसे भी मैं कल 4 दिनों के लिए एब्रॉड जा रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ 4 दिनों की कसर मैं आज ही पूरी कर दूँ। अब तक अंश अपने रूम में पहुंच चुका था। उसने अपने एक पैर से रूम का डोर बंद किया और बैग की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ आने के बाद तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगी, लेकिन जब से तुम यहाँ आए हो तब से तुम मुझे मिली ही नहीं। कहते हुए अंश ने हीर को बैग पर बिठा दिया। हीर एक बार फिर बेड से खड़ी हुई और कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे अभी काम है, मुझे माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। अंश ने वापस हीर को कंधे से पकड़ उसे नीचे बेड पर बिठाया और कहा, तुमने क्या मेरी बात ना माने की कसम खाई हुई है कि जो भी मैं कहता हूँ तुम हमेशा उसका उल्टा क्यों करती हो? हीर दोबारा खड़ी होते हुए बोली, पर मुझे माँ ने बुलाया था ना अपने रूम में, आप समझ ही नहीं रहे हैं। अंश ने दोबारा हीर का कंधा पकड़ उसे बेड पर बैठाया और अपना एक पैर बेड पर रखते हुए उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, अगर दोबारा तुमने यहाँ से उठने की कोशिश की ना हीर, आई स्वेयर एब्रॉड जाना कैंसिल कर दूंगा, फिर 4 दिनों तक तुम्हें बेड से नीचे नहीं उतरने भी नहीं दूंगा, समझी? अंश की धमकी सुनकर हीर का चेहरा छोटा सा हो गया। उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, बस यही तो आप में कमी है ना, सब कहते हैं आप इतने भी बुरे नहीं हैं, पर कोई मुझसे पूछे आप कितने ज्यादा बुरे हैं, धमकियों के बिना तो बात ही नहीं कर सकते और गुस्सा करने का तो बहाना ढूंढते रहते हैं। अंश अपनी आंखें छोटी कर अपनी बीवी को देख रहा था, जो उसके सामने उसी की बुराइयां किए जा रही थी। जहां लोगों की अंश के सामने बोलती बंद हो जाती थी, हीर कभी कभी उसके सामने उसकी ही बुराइयां करके उसे जैसे चैलेंज करती थी। अंश ने अपनी एक उंगली से हीर चिन्ह को ऊपर करते हुए उसका चेहरा अपने सामने किया और हीर की नीली बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी बुराइयां करनी है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर करो। और क्या कहा तुमने कि सब कहते हैं कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ, तुम मुझे बुरा मानो या अच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो हीर के चेहरे की तरफ झुकते हुए अभी भी हीर की नीली आंखों में ही देख रहा था, जो वाकई में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी। इन आंखों में देखकर अंश जैसे पूरी तरह से इनमें डूब जाना चाहता था। अंश की बात सुनकर हीर मन ही मन बोली, कभी कभी तो लगता है ये जानबूझकर मेरे सामने और भी ज्यादा बुरा बनने की कोशिश करते हैं, ताकि मैं इनसे हमेशा डर कर रहूं, पर मैं भी इनकी बीवी हूं ना, तो मेरे भी तो कुछ अधिकार है कि नहीं? नहीं, तुझे अपना अधिकार इनसे लेना ही होगा, हमेशा ये हर वक्त मुझ पर ऐसे अपनी धौंस नहीं जमा सकते। ऐसा ही कुछ सोचकर हीर ने अपने अंदर की हिम्मत को जुटाया और अंश का हाथ अपनी चिन से हटाकर उसके सामने खड़ी हो गई और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अब आप अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी है पर मेरे पति हैं, और आप ये बात मत भूलिए कि मैं भी आपकी बीवी हूँ, इसलिए हर वक्त मेरे ऊपर ऐसे ऑर्डर झाड़ना बंद कीजिए। कहते हुए हीर अपना एक एक कदम अंश की तरफ बढ़ा रही थी। अंश तो हीर के इस रूप को देखकर हैरान ही रह गया। उसने नहीं सोचा था कि हीर उसे इस तरह से भी जवाब देगी। हीर के कदम अपनी तरफ आते हुए देख अंश को पता ही नहीं चला कि कब उसके कदम पीछे की तरफ जाने लगे। वही हीर अंश को घूरते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैं आपसे कुछ कहती नहीं हूँ, मैं आपसे छोटी हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आपका जो मन आएगा मेरे साथ करेंगे या जो मन आएगा आप मुझे बोलेंगे। मैं छोटी हूँ पर मैं कमजोर नहीं हूँ, समझे? और मैं भी अब आपको लाइन पर लाकर रहूंगी। आखिर बहुत मनमानी कर ली आपने अपनी। अंश अब काफी हद तक पीछे चला गया था और सीधा दीवार से ही लग गया। वहीं हीर ने भी अपने कदम आगे बढ़ाने बंद नहीं किए। अंश ने मन ही मन कहा, ये भीगी बिल्ली अचानक से शेरनी कैसे बन गई और इसे पता नहीं है कि यह किससे क्या बात कर रही है। फिर उसे खुद पर भी हैरानी होने लगी, पर मुझे क्या हो गया है, मैं अपने कदम पीछे क्यों लेने लगा? हीर अभी काफी कुछ बोल ही रही थी कि तभी अंश एकदम से उसके सामने तनकर खड़ा हुआ और अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा,
अच्छा तो क्या करोगी तुम बीवी, मैं भी तो देखूं जरा। अंश के ऐसा बोलने पर हीर जो अभी इतनी हिम्मत दिखा रही थी, अचानक से ही उसकी हिम्मत की हवा निकल गई। उसने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाया और अटकते हुए कहा, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी। कहकर हीर जैसे ही वॉशरूम की तरफ भागने लगी, अंश ने फुर्ती से उसकी कमर पकड़ उसे उठा लिया। हीर अब हवा में ही अपने पैर चला रही थी। अंश उसे ऐसे ही लेकर सोफे पर बैठ गया। हीर की बैक अंश के सीने से लगी हुई थी और वो अभी भी अंश का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी, पर अंश ने उसे अपने और करीब कर लिया और उसके कंधे पर अपनी चिन टिकाते हुए कहा, हाँ अब बोलो, मैं सुन रहा हूँ। क्या कहा था तुमने कि तुम बीवी हो, तुम्हें बीवी वाला अधिकार चाहिए, है न? वही हीर को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। मर गई हीर, तुझे हो क्या गया था अचानक, तुझे इतना गुस्सा क्यों? तभी कुछ सोचते ही हीर की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसने अपना सर झुकाकर अपनी टमी की तरफ देखा और कुछ महसूस होते ही उसकी शक्ल भी रोने जैसी हो गई। हीर तेरे यह मूड स्विंग्स ऐसे ही नहीं थे, पर अब क्या होगा? हीर मन ही मन बोली। वही जब हीर ने कुछ जवाब नहीं दिया तो अंश ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर और कस ली, जिस वजह से हीर के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अंश को लगा कि हीर उससे छूटने के लिए बहाने बना रही है, तो उसने हीर को अपने सामने किया और कहा, क्या हुआ मेरी भीगी बिल्ली, अभी तो तुम जंगली बिल्ली बनकर मुझ पर हमला कर रही थी, अब अचानक से तुम्हारी सारी हिम्मत हवा हो गई। हीर का ध्यान तब अंश की बातों पर नहीं बल्कि कहीं और भी था और शर्म से उसका चेहरा भी लाल हो रहा था। उसकी शक्ल अब ऐसी हो गई थी जैसे अभी वो रो ही देगी। अंश ने जब हीर के फेस को देखा तो अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ? पर हीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अंश को कैसे फेस करेगी, क्योंकि इस वक्त वो उसकी ही गोद में बैठी हुई थी और उसे महसूस हो गया था कि उसके पीरियड्स स्टार्ट हो चुके हैं। ये बात वो अंश के सामने कैसे जता सकती थी? अब अंश हीर के ऐसे जवाब न देने से थोड़ा इरिटेट हो रहा था। उसने इस बार थोड़ी सख्ती से पूछा, बताओ ना क्या हुआ है तुम्हें? ये रोनी शक्ल क्यों बनाए हुई है? एपिसोड 77। हीर को तो अब अपनी सिचुएशन पर रोना आ रहा था, वहीं अंश के बार बार सवाल पूछने से भी वो एम्बैरेस्ड हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपना सिर अंश के कंधे पर रख लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। वो अब ना उठ सकती थी और न ही अंश को अपनी सिचुएशन के बारे में बता सकती थी। वही हीर के अचानक ऐसा करने से अंश कुछ पल के लिए तो हैरान हो गया, क्योंकि जो लड़की अक्सर उससे दूर दूर रहने की कोशिश करती थी वो अचानक से उसे कसकर पकड़े हुए उसके कंधे पर सिर रखे बैठी हुई थी। तभी अंश को हीर के सिसकने की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। हालांकि ये आवाज़ काफ़ी धीमी थी, लेकिन हीर अंश के काफ़ी करीब थी, इसलिए वो आसानी से हीर के सिसकने की आवाज़ सुन सकता था। अंश को पता ही नहीं चला कि कब उसका एक हाथ हीर के बालों को सहलाने लगा। वो जितनी अपनी आवाज़ को नर्म बना सकता था उतनी ही नरमी से उसने हीर से पूछा, तुम्हें अचानक क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? पर अंश ने हीर की बात का अब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके लिए ये बात इतनी नॉर्मल नहीं थी कि वो अंश से अपनी परेशानी शेयर करे। अंश को जब हीर से फिर कोई जवाब नहीं मिला तो उसने हीर को खुद से थोड़ा दूर किया। रोने से हीर की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और वो अपनी नज़रें झुकाए किसी छोटे बच्चे की तरह सुबक रही थी। अंश ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, अब रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ है। हीर ने अटकते हुए कहा, मैं आपको नहीं बता सकती। अंश ने कन्फ्यूजन से पूछा, ऐसा क्या है हीर जो तुम मुझे नहीं बता सकती हो? हीर को अब समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, पर अंश भी बार बार उससे पूछे जा रहा था। उसकी हालत तो अब ऐसी हो गई कि आगे कुआं पीछे खाए। अंश को अब हीर की चुप्पी से इरिटेशन हो रही थी, इसलिए उसने इस बार थोड़ी तेज आवाज में कहा, तुम मुझे बता रही हो कि नहीं? अंश के ऐसा बोलते ही हीर ने दोबारा से अंश को कसकर पकड़ लिया और उसके कंधे पर सिर रखकर रोते हुए बोली, वो मेरे पीरियड्स। हीर रोने की वजह से इतना ही बोल पाए, लेकिन अंश उसकी आधी अधूरी बात से ही समझ गया कि आखिर हीर के साथ प्रॉब्लम क्या है, और ये सुनकर वो कुछ पल के लिए तो फ्रीज ही हो गया। हालांकि अंश जितना हीर को अब तक जान पाया था, वो समझ सकता था कि हीर के लिए ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी और वो अंश के सामने क्यों इस बात को नहीं बोलना चाहती थी। अंश ने दोबारा हीर के सिर को सहलाते हुए कहा, तो उसमें रोने वाली क्या बात है, ये तो नॉर्मल है ना? ऐसा कहकर अंश उसे नॉर्मल फील कराने की कोशिश कर रहा था। हीर ने सिसकते हुए ही कहा, पर मेरे लिए तो नॉर्मल नहीं है ना, मैंने आज तक किसी लड़के से ये बात शेयर नहीं की, आपसे भी नहीं करती, पर मैं आपकी गोद में बैठी हूँ और आपके कपड़े
अंश को समझते दे नहीं लगी कि हीर इतनी ज्यादा क्यों डर रही थी और वो इस वक्त कैसा फील कर रही होगी। इसलिए वो जितना हो सके उतना हीर को पैम्पर करना चाहता था। उसने बड़े ही प्यार से कहा, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम छोड़ देता हूँ, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, कहकर अंश ने हीर को अपनी गोद में उठा लिया। हीर अभी भी अंश से नजर नहीं मिला रही थी। उसने अंश की शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था और अपना सिर अंश के सीने में छुपाया हुआ था। अंश को हीर इस वक्त एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की तरह लग रही थी। अंश ने वॉशरूम में जाकर उसे नीचे उतार दिया। हीर अभी भी अपना सिर झुकाए खड़ी हुई थी। अंश ने हीर के एक गाल पर अपना हाथ रखा और बड़ी ही नरमी से कहा, तुम चेंज कर लो, मैं अभी तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ। कहकर अंश वॉशरूम से बाहर निकल गया। अंश हीर कबर्ड के पास आया ही था कि तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग के मिरर में नजर आ रहे अपने कपड़ों पर गई। दरअसल अंश की पेंट पर ब्लड स्टेन साफ नजर आ रहा था। वो मन ही मन बोला, ये लड़की भी ना इतनी सी बात के लिए इतना रो रही थी, सही में उसका नाम आंसुओं की दुकान ही होना चाहिए। बात बात पर रोना आता है इसे, ये भी कोई देवी को ढूंढने वाली बात थी, सोचकर अंश ने अपना सिर झटक और कर से ही के कपड़े निकाल कर वापस वॉशरूम का गया और हीर को उसके कपड़े पड़ते हुए कहा, लोग चेंज कर लो और फालतू की बातें दिमाग में मत लेकर आओ, समझी ही ने सिर झुकाए हुए ही अंश के हाथों से अपने कपड़े ले लिए। इसके बाद आयुष ने चेंजिंग रूम में जाकर अपनी भी कपड़े चेंज कर लिए थे। इस वक्त उसने एक वाइट टी शर्ट और ग्रीन कलर का लोअर पहना हुआ था। इस कैजुअल से लुक में भी अंश बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बाल जो हर वक्त जेल से सेट रहते थे इस वक्त थोड़े बिखरे हुए थे। अंश वापस रूम में आया तो वॉशरूम का डोर अभी भी बंद था। अंश ने इंटरकॉम पर मेड को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फिर वो बालकनी की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ रात को डिनर करने के बाद रिया सोने के लिए अपने रूम में जा रही थी। इस वक्त काफी ज्यादा थकी हुई थी। अभी वो अपने रूम के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी उसके मैंडोर की डोर बेल बजी। रिया, जिसे नींद की वजह से उबासी आ रही थी, उसने इरिटेट होकर मैंडोर की तरफ देखा और उबासी लेते हुए कहा, अब कौन आ गया मेरी नींद हराम करने, मैं बहुत थकी हुई हूँ यार। रिया का एक मन हुआ कि वो डोर बेल को इग्नोर करके अपने रूम में जाकर सो जाए, लेकिन डोर बेल बजाने वाले को तो जैसे सब्र ही नहीं था। वो बार बार डोर बेल बजा ही जा रहा था। आखिर इरिटेट होकर रिया ने अपने कदम मेन डोर की तरफ बढ़ा दिए। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, क्यों बार बार बेल को बजाकर मेरा जीना हराम किया हुआ है। कहते हुए रिया ने जैसे ही डोर ओपन किया उसके सामने ही दो हट्टे कट्टे पहलवान टाइप के आदमी खड़े हुए थे, जिन्होंने एक जैसे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देखकर रिया का मुंह खुला की खुला रह गया। वो मन ही मन बोली, ये दो यमदूत जैसे दिखने वाले प्राणी मेरे घर पर क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरा बुलावा तो नहीं आ गया कहीं। पर रिया अपने दिमाग के घोड़े थोड़ा और दौड़ाती उससे पहले ही वो दोनों आदमी थोड़ा साइड में हो गए और उन दोनों के पीछे से एक और शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर रिया की आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह तो पहले ही खुला हुआ था। उसके सामने कोई और नहीं, विराज सिंघानिया खड़ा हुआ था, जो अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाले शांत चेहरे और सर्द निगाहों के साथ उसे घूर रहा था। रिया तुरंत ही अपने होश में आए और एकदम चिल्लाते हुए बोली, तुम मेरे घर तक आ गए। विराज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने दोनों आदमियों को ऑर्डर दिया, तुम दोनों यहीं खड़े रहो, इससे तो मैं खुद में निपट लूंगा। कहकर उसने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा, रिया ने दरवाजे को बंद करने कोशिश करते हुए कहा, ऐसे कैसे तुम मेरे घर में आ रहे हो, यह मेरा घर है, तुम ऐसे ही अंदर नहीं आ सकते हो। रिया दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर विराज का तो एक हाथ ही काफी था उस दरवाजे को रोकने के लिए। रिया को इतना एफर्ट लगाते देख विराज ने थोड़ा प्रेशर देकर दरवाजे को जोर से धकेला, जिससे रिया दरवाजे से थोड़ा दूर हो गई। इससे पहले कि वो दरवाजे को दोबारा बंद करने के लिए आगे बढ़ती, विराज अंदर आ गया और उसने अपने पैर से दरवाजे को एक पैर से बंद कर दिया। फिर रिया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो हमारी बात अधूरी रह गई थी, वैसे क्या नाम बताया तुमने अपना। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हारा नाम जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहते हुए विराज अपना एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। रिया को पहले ही उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जबरदस्ती उसके घर में घुस आया था, और वैसे भी उन दोनों की पहले भी पूरी दो मुलाकातें रिया के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक रही थी, क्योंकि पहली मुलाकात में उसका फोन टूट गया था, जिसे उसने इतनी मेहनत से पैसे बचाकर खरीदा था। दूसरी मुलाकात में वो विराज की गाड़ी के आगे आकर मरते मरते बची थी। रिया उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, शराफत से कह रही हूँ निकल जाओ मेरे घर से, वरना अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ कि तुम एक लड़की के घर जबरदस्ती घुस आए हो। फिर विराज ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, फोन तो तुम तब करोगी ना
जब तुम जिंदा बचोगी, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जान ना लूं, तो चुपचाप मुझसे की गई अपनी बदतमीजों की माफ़ी मांगो। फिर विराज की बात सुनकर रिया की बोलती एकदम से बंद हो गई। वो बड़ी मुश्किल से अटकते हुए बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने कोई गलती ही नहीं की है तो माफ़ी किस बात की मांगूं? और देखो तुम मुझे ऐसे धमकी नहीं सकते हो, इस देश में कानून नाम की भी चीज़ है। तुम पर दुनिया भर की धाराएं लगा दूंगी मैं, ऐसे कैसे जान ले लोगी तुम मेरी? रिया उससे कह तो रही थी पर खुद अपने कदम घबराहट में पीछे की तरफ ले रही थी। उसे सामने खड़ा ये शख्स थोड़ा साइको टाइप का लग रहा था। इससे पहले कि विराज उसके पास पहुंचता, रिया जल्दी से पाकर दूसरी तरफ चली है और सोफे के कुछ उठाकर निराशा की तरफ फेंकने लगी। विराज उसकी क्वेश्चन की हर बार से बच रहा था और एक टैबलेट के साथ कहा, तुम क्या मुझे इन सब से मारने वाली हो? अब ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप माफी मांगो। रिया ने वही सोफे के दूसरी तरफ खड़े होते हुए ही उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैं और तुमसे माफी मांगूंगी, जिंदगी में सोचना भी मत, तुम एक नंबर के बदतमीज, घमंडी, अकौं और खड़ूस किस्म के इंसान हो। विराज कुछ पल के लिए तो रिया को अजीब नजरों से देखता ही रह गया, क्योंकि आज तक लड़कियों ने उसे हॉट, हैंडसम और अट्रैक्टिव कहा था। किसी ने उसे बदतमीज, अकड़ू, घमंडी और खड़ूस नहीं कहा था। रिया की बात सुनकर विराज को वापस उस पर तेज गुस्सा आया, पर उसने अपने होठों को भींचते हुए अपने गुस्से को जैसे कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि वो इतना तो समझ गया था कि उसके सामने जो लड़की है वो थोड़ी सिरफिरी टाइप की है। उसने एक बार फिर रिया से कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, माफी मांग लो वरना बहुत पछताओगी। रिया अपने आसपास देखते हुए कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे एप्पल काटने वाली चाकू पर गई। उसने जल्दी से आगे बढ़कर वो चाकू उठा लिया और विराज के सामने करते हुए कहा, अब निकलो मेरे घर से, वरना तुम अपनी जान से जाओगे। अकेली लड़की का घर समझकर जबरदस्ती घुस आए हो, क्या सोचा कि लड़की है तो कुछ कर नहीं पाएगी? तो गलत सोच रहे हो तुम। विराज रिया की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, तुम्हें तो मैं आज बता ही देता हूँ कि तुम किससे उलझ रही हो। विराज को अपने पास आते देख रिया उसकी तरफ चाकू करते हुए बोली, मेरे पास मत आना, वरना बहुत पछताओगे तुम, मैं वाकई में तुम्हें मार दूंगी। पर विराज को जैसे रिया की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अब रिया के बहुत करीब पहुंच गया था। रिया ने कसकर अपनी आंखें बंद की और जैसे ही विराज पर वार करना चाहा, उसका हाथ हवा में ही रुक गया और अब उसकी नाजुक सी कलाई विराज के सख्त हाथों में थी। रिया ने पहले अपनी एक आंख खोलकर अपने हाथ की तरफ देखा और फिर दोनों आंखें एकदम बड़ी कर कभी अपने हाथ को तो कभी विराज को देख रही थी, जो अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।